हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। आज की हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि कैसे हम पीएचपी स्टार्ट कर सकते हैं। पीएचपी स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे और हम कंप्लीट बेसिक्स देखेंगे इसमें। सबसे पहले हमें पीएचपी स्टार्ट करने के लिए एक लोकल होस्ट सर्वर रिक्वायर्ड होगा और एक अच्छा एडिटर जिसमें हम कोड को सही तरीके से एडिट कर सकें। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। लोकल होस्ट सर्वर के लिए दो सर्वर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं, जैम्प और वैम्प। दोनों के फीचर सेम हैं, जैम्प कुछ एडवांस्ड है। तो हम सबसे पहले जैम्प डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ एक एडिटर डाउनलोड करते हैं। एडिटर में नोटपैड प्लस प्लस, पीएचपी स्टॉर्म और आपके पास सबलाइन भी अवेलेबल है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर जैम्प इंस्टॉल करते हैं। पर ये आपको तीन जगहों से मिल सकता है जैम्प इजीली, फाइल हिप्पो से, सॉफ्टोनिक से और जैम्प की अपनी साइट से भी। इसमें दो वेरिएंट्स हैं, अब 3 वेरिएंट्स हैं, 32 बिट, 64 बिट एंड 86 बिट। तो आपका लैपटॉप जो है, जो उसके मुताबिक 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कर सकते हैं, 32 बिट है तो आप 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं, 86 भी। तो चलते हैं हम डाउनलोड जैम्प, ये अपाची फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी की इनकी अपनी साइट है, यहाँ से ये इजीली अवेलेबल है। सारे वेरिएंट्स आप चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट है 7.2.34। तो आप ये डाउनलोड 64 बिट के लिए, इसके नीचे 32 बिट वाला भी अवेलेबल है एंड सो ऑन। तो चलते हैं 64 बिट वाले पर, इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई हमारे पास और आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि मेरे पास डाउनलोडेड अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके किया हमने, हम इसका विज़िट पूरा करते हैं। ये इसको लोकल फाइल सी जैम्प में है, इधर ही रखना है हमने। नेक्स्ट, ओके कह रहा प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर, हम सी कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। जो इसमें ऑलरेडी आई थिंक अवेलेबल है एक, तो हम इसको कोई और ऑप्शन दे देते हैं, जैसे लोकल कर देते हैं फ़ोल्डर और हम एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट भी कर देते हैं जैम्प में, या और जो ऑलरेडी है इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले अवेलेबल था, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। जैम्प वालों की साइट ओपन हो गई, हम नेक्स्ट करते हैं और ये इंस्टॉल स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन। हम वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलिंग के लिए। ये कुछ सेकंड्स लेगा और सेकंड्स 1 मिनट 2 मिनट लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब फाइनल मोमेंट्स में है कंप्लीट होने में। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स। शायद आपका अगर लैपटॉप अच्छा है तो जल्दी भी इंस्टॉल हो जाएगा ये।
कंप्लीट हो चुका है, हम इसको फिनिश करते हैं और हमारे पास XAMPP इंस्टॉल्ड हो चुका है। एंड ये पॉपअप ओपन हो गया है कि आपको कौन कौन से सर्वर्स स्टार्ट करने हैं, हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स स्टार्ट करने हैं। अब हम चलते हैं सेकंड, अपना सबलाइम इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि एक अच्छा एडिटर है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं। सबलाइम टेक्स्ट 1, 2 एंड 3 इज़ द लेटेस्ट, तो हम 3 को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सबलाइम की ऑफिशियल साइट है www.sublimetext.com। इधर से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वो पूछेगा आपसे OS किसके लिए चाहिए, विंडो के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए। मैं यहाँ पर विंडोज 64 बिट कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। 10 MB की फ़ाइल है छोटी सी, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे ओपन करके और रन करते हैं और यस, इसका विज़िट कंप्लीट करते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब हम इन दोनों चीज़ों को, सर्वर को भी और एडिटर को भी ओपन कर लेते हैं। सर्वर पर हम जाते हैं, हमने अपाची और MySQL को स्टार्ट करना है PHP स्टार्ट करने के लिए। हमने दोनों सर्वर स्टार्ट कर दिए, दोनों को पोर्ट मिल गई। हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं या हम इसको क्रॉस भी कर दें तो ये साइड में आ जाएगा। ये रन हो रहा है हमारे पास XAMPP। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं सबलाइम और ये हमारे पास सबलाइम भी ओपन हो गया है, जिस पे हम क्लोज ऑल फाइल्स करके अब हम यहाँ पर चलते हैं और अपने लोकल होस्ट पर चलते हैं, तो हमारा ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा जिसमें भी कोई भी टेबल नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ XAMPP को, यहाँ से मैं इन दोनों को स्टॉप कर देता हूँ या किसी एक को भी स्टॉप करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मुझे रिफ्यूज़ कर देगा कि आपने सर्वर ओपन नहीं किया हुआ, लोकल होस्ट आपका करेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं इसको दोनों को स्टार्ट करता हूँ, अपाची को और MySQL को, और इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं PHP को। PHP कैसे स्टार्ट होगी। PHP की फ़ाइल को आप अगर XAMPP के फ़ोल्डर से बाहर रखेंगे तो ये कभी भी रन नहीं होगी। आपको इसको लाजमी XAMPP में रखना होगा। आपने C में जाना है, XAMPP में, और htdocs में आपने एक फ़ोल्डर बनाना है जो कि आपकी साइट का नेम होगा, जो भी आप नेम देना चाहते हैं उसको। जैसे मैं वेबसाइट का नेम दे देता हूँ इसको, और एक ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट की फ़ाइल बनानी है, नोटपैड की फ़ाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको हम दे देते हैं इंडेक्स फाइल। याद रखिएगा साइट जब भी अपलोड होती है, साइट सर्वर पे चलती है, तो जो उसका पहला पेज होता है वो इंडेक्स पेज ही होता है। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये इंडेक्स डॉट टेक्स्ट फाइल है, हम इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं PHP में, और प्लेन टेक्स्ट को ऑल टेक्स्ट कर देते हैं, और ये PHP की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ये PHP की फ़ाइल क्रिएट होगी और इसको ऑटोमेटिकली सबलाइम में ये ओपन हुआ करेगी। हम इसको टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये इंडेक्स की फ़ाइल है जो कि PHP की एक्सटेंशन के साथ है। PHP को स्टार्ट करते हैं।
PHP को आप HTML के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ JS को में ये यूज़ नहीं होगी क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये HTML टैग्स के अंदर भी यूज़ हो जाएगी अगर आप इसको PHP के कोड्स के साथ यूज़ करेंगे। तो PHP स्टार्ट होती है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP छोटा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें केस का हमें ध्यान रखना होगा कि अपर केस में हम लेटर्स लिख रहे हैं या लोअर केस में। ज़्यादातर लोअर केस में भी इसमें यूज़ होते हैं, अपर केस में भी, दोनों फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। और क्लोज होगी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन से क्लोज होगी। हम इस फाइल को साथ रन भी कर लेते हैं और मैं रन करने का आपको तरीका बताता हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं ब्राउज़र में और इसको लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, हमने भी फोल्डर बनाया है वेबसाइट के नाम से, हमने htdocs XAMPP इंक्लूड नहीं करना, हमने सिर्फ लोकल होस्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो ये हमारी वेबसाइट का मेन पेज ओपन हो गया है। देखिए उसने हमें अलाउ कर दिया। अगर हम इसको इंडेक्स साथ अगर लिख भी दें इसके index.php तब भी ये सेम पेज ही रहेगा क्योंकि ये मेन पेज है। अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर और इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम काउंट दे देते हैं। ये C++ की तरह इसमें हमें या सी लैंग्वेज की तरह हमें इसमें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि हम इंटीजर एंटर करेंगे इसमें या फिर हम करैक्टर देंगे इसको या फिर हम स्ट्रिंग लिखने लगे। हम जो इसको प्रोवाइड करेंगे इस वेरिएबल को, ये अपने हिसाब से उसको इंटीजर, स्ट्रिंग और करैक्टर में कन्वर्ट कर लेगा। अगर मैंने इसको भी ये इंटीजर दिया है 0 तो ये इसको एज एन इंटीजर डिस्प्ले करा देगा। प्रिंट करने के लिए हमें एको की कमांड ज़रूरत होती है। जैसे C++ में आप प्रिंट एफ प्रिंट यूज़ करते हैं, इसी तरह से PHP में आप एको का वर्ड यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मेट होगा एको काउंट का वेरिएबल में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, आगे टर्मिनेटर साइन। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये 0 शो हुआ है। मैंने यहाँ पर हम जब भी कोई चेंज करेंगे तो हम इस फाइल को सेव करेंगे फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पर, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़, और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये साया टेक्नोलॉजीज़, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ लिखा हुआ हो जाएगा। और अगर मैं इसको एक करैक्टर दूंगा तो ये उस करैक्टर को प्रिंट करवा देगा, तो ये ए प्रिंट करवा देगा। तो इसके आगे हम चलते हैं कि हम कैसे एक PHP के वेरिएबल को, अगर वो उस फॉर्म में है न्यूमेरिक फॉर्म में है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट शो करवा सकते हैं, डिवाइड करके कैसे शो करवा सकते हैं। बेसिक्स के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला आएगा नंबर 1 कर देते हैं और इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं 5, और हम एक और नंबर ऐड करते हैं, नंबर 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें एक थर्ड वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा और उसको हम सम कर देते हैं, सम इज इक्वल टू 0 डिफाइन करेंगे ताकि ये गार्बेज वैल्यू ना उठाए। और हम यहाँ पर सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देंगे टर्मिनेटर, और हम ये सम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, और ये दोनों को प्लस करके 8 रिज़ल्ट हमें दे देगा। ये 8 रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब हम अगर इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल का नाम बेशक वही रहने दें, तो ये हमें 15 प्रोवाइड कर देगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर दें तो जो कि ठीक है, इसको डिवाइड कर दें तो ये 1.6666 इसने शो करवा दिया हमें।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हमने एको में डायरेक्ट कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हमने डबल कोट्स यूज़ करने हैं और इसमें हमने लिख देना है वेलकम टू सयाट टेक्नोलॉजीज। इसको हम डिलीट कर देते हैं। वेलकम टू सयाट टेक्नोलॉजीज ये डबल कोट्स में है तो ये स्मॉल टेक्स्ट में वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम इसको PHP के HTML के साथ यूज़ करना चाहते हैं। कोई हेडिंग हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना चाहते हैं हम, लेकिन PHP के थ्रू, तो फिर हमें डबल कोट्स नहीं सिंगल कोट्स यूज़ करनी होंगे और इसके अंदर हमें वो HTML का एलिमेंट यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टैग यूज़ करना होगा, जैसे H1 मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो /H1। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये एक बड़ी हेडिंग में शो होगा मुझे। ये देखिए ये मुझे एक बड़ी हेडिंग में शो होगा, HTML टैग इसके साथ अप्लाई हो गया। इसी तरह से मैं इसमें अगर इसको कोई स्टाइलिंग देना चाहता हूँ तो इसी के अंदर स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ मैं। जैसे इसको कोई कलर में दे देता हूँ रेड, अब ये रेड कलर में हो जाएगा। और अगर इसको मैं पहले की तरह डबल कोट्स ही रखता हूँ तो ये पूरी चीज़ मुझे प्रिंट करवा के दे देगा। ये देखिए सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड कलर, वो कलर नहीं उठा रहा क्योंकि वो मैंने पहले कोट्स लगाए हुए हैं। और इसको मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ और इस तरफ से प्रिंट करवाता हूँ तो ये प्रिंट हो गया, लेकिन इसने स्टाइल नहीं उठाया। ठीक है, स्टाइल के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, साथ हमें डबल कोट्स रेड या कोई भी और कलर, ब्लू कर देते हैं इसको, ये ब्लू हो गया। अब हम इसमें 2 लाइन्स शो करवाना चाहते हैं। आगे लिखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक ही लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नेक्स्ट लाइन में आए तो वही HTML का टैग मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ ब्रेक लाइन का, और ये सेकंड लाइन पर चल जाएगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं इसी को यूज़ करते हुए इसको सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम PHP के फंक्शंस पर बात करेंगे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो गेट करेंगे HTML की इनपुट्स, HTML की वो फील्ड्स को गेट करेंगे और वो हमें ऐड करेंगे, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे PHP में और हम उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक तो काउंट इज इक्वल टू 32 का मैंने एक वर्ड दे दिया और मैं PHP के फ्रेज से या PHP के ब्लॉक से बाहर आ गया और मैं यहाँ पर हूँ HTML में। अब मुझे वो काउंट ज़रूरत है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना है HTML में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सेम PHP को यहाँ पर कॉल करने के लिए, PHP के वेरिएबल को कॉल करके प्रिंट करवाने के लिए, एको करवाने के लिए PHP का ब्लॉक स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिससे PHP स्टार्ट होती है, और यहाँ पर लिखना होगा एको $count एंड टर्मिनेट। यहाँ पर मैं क्लोज़ कर दूँगा। इसको सेव करके अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे 32 यहाँ पर इसने शो करवा दिया है। अब मैं इसको भी स्टाइल करके अगर सेंटर लाइन करूँगा तो ये भी सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया। इस तरह से हम PHP को HTML के टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। चलते हैं हम अपने फंक्शंस की तरफ। सबसे पहला फंक्शन है कि हम किसी भी फंक्शन तो नहीं है लेकिन यह है कि किसी भी स्ट्रिंग में से हम स्पेसिफिक करैक्टर कैसे उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, कोट्स के अंदर वेलकम टू सयाट टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। अब इसमें से मैंने
थर्ड करेक्टर जो है WEL, एल उठाना है और एल प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग कंप्लीट एक एरे में डिवाइड होती है, सिंगल सिंगल करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस ले रही होती है, और स्ट्रिंग जो है जो एरे है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो W जो है वो ज़ीरो पे आएगा, E1, और यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ तो ये मुझे L डिस्प्ले करवा देगा। ये देखिए L। अगर मैं यहाँ पर कोई और लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, तो ये मुझे 1 2 3 4 5 6 ये मुझे M डिस्प्ले करवा देगा। ये M मुझे डिस्प्ले करवा देगा। अगर मैं इससे ज़्यादा करेक्टर्स लेना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, कॉन्कैटिनेट करूँगा और आगे स्ट्रिंग 6 भी साथ, तो ये मुझे M और E डिस्प्ले करवा देगा, M और E। अगर मैं इनके दरमियान में कोई HTML का टैग यूज़ करना चाहता हूँ लाइक BR की, ये मुझे ब्रेक लाइन, मुझे ये दूसरी लाइन में दूसरा करेक्टर शो करे, तो मैं BR एंटर करूँगा। ये देखें मुझे M और E दोनों ब्रेक लाइन के साथ डिस्प्ले करवा देगा। अब चलते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन की तरफ। वो है कि हम एक पूरे स्ट्रिंग में से, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल, इसमें से हम एक स्पेस के बाद वो स्पेसिफिक करेक्टर, ये स्पेसिफिक पूरी लाइन उस स्पेसिफिक करेक्टर के बाद अगर गेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक करेक्टर लगा देता हूँ वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ के बाद यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ, तो मुझे कोमा से पहले वाला नहीं चाहिए, मुझे कोमा के बाद वाला चाहिए सारा। तो फिर क्या यूज़ होगा, उसके लिए एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम किसी स्ट्रिंग में या किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में सेव करवा के हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक फंक्शन है, ये देखें सब स्ट्रिंग के नाम से आ चुका है। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि स्ट्रिंग अपना एंटर करें। मैं एंटर कर देता हूँ कि जो ऊपर स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो वाला उठाना है पूरा। इसके अंदर वो पूछेगा स्ट्रिंग पोजीशन कहाँ से लेकर कहाँ तक उठाना है। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग में से मुझे कोमा के बाद का सारा चाहिए, और यहाँ पर +1 के कोमा से फ़ौरन नेक्स्ट करेक्टर से वो मुझे गेट करके दे दे। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ गेट स्ट्रिंग। अब देखते हैं ये हमें प्रोवाइड करेगा यूट्यूब चैनल जस्ट। ये देखें ये मुझे यूट्यूब चैनल से डिस्प्ले किया कोमा के बाद। अगर मैं इस कोमा को प्लेस कर देता हूँ यहाँ से हटा के साया टेक्नोलॉजी से पहले, तो ये मुझे साया टेक्नोलॉजी से ऑनवर्ड कंप्लीट दिखाएगा और पहले वेलकम टू को ये ख़त्म कर देगा। और अगर मैं इसको एंड पे ले जाता हूँ चैनल के बाद, तो ये मुझे कुछ नहीं डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि कोमा के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ। यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर इज़ चैनल, तो मुझे ये हेयर इज़ चैनल शो करवा देगा। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। आगे चलते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक वर्ड को हम चेंज करके उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। एक मैं स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल में डेटा सेव करवाता हूँ, स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़, और दूसरे में मैं सेव करवाता हूँ कि आफ्टर का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं सेव करवाता हूँ कि इसको रिप्लेस करके, इसके एक स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या एंटर करना। तो इसमें एक ऑप्शन होता है, एक फंक्शन होता है रिप्लेस का, स्ट्रिंग रिप्लेस। इसमें मैं दे देता हूँ कि साया टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पर लिखा हुआ है ये इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं। और रिप्लेस मैंने किससे करना है, यहाँ मैं कहता हूँ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, और वो पूछेगा कि इस वर्ड को इससे रिप्लेस करना है, ये स्ट्रिंग किधर है, किस स्ट्रिंग में से ये दोनों उठाने हैं। साया टेक्नोलॉजीज़ उठा के उसको आवर यूट्यूब चैनल के साथ रिप्लेस करना है। तो मैं उसको दे देता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग ये वेरिएबल है
इसका डेटा उठाना है और इस स्ट्रिंग में से कौन चेंज करना है, रिप्लेस करना है। अब मैं आपको दोनों शो करवाता हूँ। पहले एको करवाता हूँ स्ट्रिंग को और इसको मैं BR कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, और बाद में आफ्टर वाले को डिस्प्ले कराता हूँ। इस स्ट्रिंग में आएगा कि वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़, और नीचे आफ्टर में जब वो साया टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर देगा आवर यूट्यूब चैनल से, तो उधर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टेस्ट करते हैं इसको। पहले उसने दिया वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ चैनल, सेम टू सेम स्ट्रिंग। अब उसने साया टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर दिया आवर यूट्यूब चैनल के साथ, जैसा कि यहाँ पर हमने फंक्शन स्ट्रिंग रिप्लेस का लगा के हमने इसको रिप्लेस किया। ये स्ट्रिंग रिप्लेस के बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, इम्प्लोड। अगर आपके पास एक एरे है और आप उस पूरी एरे को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में भेजना चाहते हैं, पहले हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग है उसको हमने पीसीज में किया था और उस स्ट्रिंग को एरे में हमने यूज़ किया। अब हम एरे को स्ट्रिंग में लेके जाते हैं, तो वो कैसे जाएगी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल बना लेते हैं ARR के नाम से, और इसमें एक एरे ऐड कर देते हैं, और इस एरे में सिंगल कोट्स के साथ हम लिखते हैं वेलकम कॉमा सेकंड टू थर्ड में आवर यूट्यूब चैनल। अब ये अलग अलग है। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। एक पहले मैं आपको शो करवाता हूँ ये अलग कैसे है। अगर तो मैं ये लिखूँगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो एरर दे देगा कि आप एरे को इस तरह से शो नहीं करवा सकते। फिर हम शो करवाते हैं आगे 1 बाई 1 करके कि 1 बाई 1 ये कैसे डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको 0 दूंगा तो ये वेलकम शो करवा देगा, 0 पे वेलकम है, ये वेलकम। मैं इसके बाद दूसरा शो करवाता हूँ एरे 1, फिर एरे 2, ये वेलकम टू आवर 3 शो करवा देगा ज्वाइन किए हुए। मैं इनमें एक एक स्पेस डाल देता हूँ। ये एक मैंने स्पेस डाल दी, फिर कॉन्केटिनेट किया, फिर एक स्पेस डाल दी, तो ये मुझे स्पेसिस के साथ शो करेगा वेलकम टू आवर। अगर मैं 3 की जगह यहाँ पर 5 कर देता हूँ, सॉरी 4 कर देता हूँ, तो मुझे ये डिस्प्ले कराएगा वेलकम टू चैनल। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, और मैंने प्रिंट करवाया 0 1 एंड 4। यहाँ पर मैं 3 करूँगा तो डेफिनेटली वेलकम टू यूट्यूब लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम टू यूट्यूब। अब हम इनको इम्प्लोड करते हैं, इन सारों को इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग में डालते हैं और फिर डिस्प्ले करवाते हैं। एक वेरिएबल हमने बना देते हैं कलेक्ट, मीनिंगफुल साथ मैचिंग है, आप कोई भी वर्ड रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये इम्प्लोड फंक्शन आ गया। यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं कि सारों को कॉन्केटिनेट करो और एक साथ डिस्प्ले करवाओ, और ये पूरी एरे का नाम लिख दिया। अब मैं एक एको करवाता हूँ और कलेक्ट के पूरे स्ट्रिंग को, और ये सारी एरे इम्प्लोड होके एक स्ट्रिंग में चली जाएगी। कलेक्ट के वेरिएबल में मुझे पूरा डिस्प्ले करवा देगा वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ठीक हो गया, ये इसने मुझे कंप्लीट शो करवा दिया वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अब हम चलते हैं, एक शफल है, वो रैंडमली शफल कर रहा होता है वर्ड्स को आपस में। आप जो भी स्ट्रिंग उसके अंदर लिखेंगे वो जब भी आप उसको एको करेंगे वो शफल हुआ आएगा, वो एक दूसरे को आपस में चेंज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, सैड टेक, जस्ट इतना कर लेते हैं शॉर्ट, और इसको हमने अब शफल करना है, और मैं साथ ही डिस्प्ले करवा देता हूँ इसको स्ट्रिंग शफल। ये फंक्शन आ गया हमारे पास, मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्ट्रिंग, जो ऊपर हमने स्ट्रिंग लिखा है उसको शफल कर दो। अब हम रिफ्रेश करते हैं,
ये देखें HASCE लिखा हुआ है, सैटेक को उसने शफल कर दिया। जब मैं इसको एंड पे टी है, जब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा ये दोबारा शफल कर देगा इसको, और मैं जितनी बार प्रेस करूँगा ये शफल हुआ ही आएगा मेरे पास, इंक्लूडिंग स्पेस को भी शफल करेगा। जितनी बार आप इसको अपडेट करेंगे ये शफल करता रहेगा इसको। यहाँ पर दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, फिर फंक्शंस की तरफ वापस आएंगे। फॉर लूप, इफ़ स्टेटमेंट और वाइल लूप, दो लूप्स और एक स्टेटमेंट, इफ़, एल्स, इफ़, नेस्टेड इफ़। ये मैं यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स लेता हूँ, एक को दे देता हूँ मैं 3 वेरिएबल्स लेता हूँ और उनको वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इफ़ स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले हम चलते हैं। इफ़ $A इज़ इक्वल टू 1 जो कि है, तो आपने डिस्प्ले करवाना है एको A कंटेन्स 1 वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल। आगे हम चलते हैं, ये मैं सिंपल इफ़ की तरफ हूँ, अभी एल्स की तरफ में नहीं आया। मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ B इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा एको B कंटेन्स 2 वैल्यू, और मैं यहाँ पर इफ़ C इक्वल टू 3 एको C कंटेन्स 3 वैल्यू। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं। मैं यहाँ पर चौथी स्टेटमेंट एक गलत कर देता हूँ, A इक्वल टू 4 एको A कंटेन्स 4 वैल्यू। अब ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसके ऊपर तीनों स्टेटमेंट्स चलेंगे। ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता रहा हूँ इफ़ में और एल्स में। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एल्स का करैक्टर लगाऊंगा और आप देखिएगा एल्स सिर्फ लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये मुझे कह रहा है A कंटेन्स 1 वैल्यू, B कंटेन्स 2, C कंटेन्स 3 वैल्यू। मैं इनके आगे BR लगा देता हूँ, ब्रेक लाइन, ताकि अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। A कंटेन्स 1 वैल्यू, B कंटेन्स 2 एंड C कंटेन्स 3। इसमें 4 नहीं आया क्योंकि A को हमने 3 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं यहाँ पर जस्ट एल्स प्लेस करता हूँ। फर्स्ट इफ़ के आगे डेफिनेटली एल्स नहीं लग सकता, सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर एल्स इफ़ एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं डिस्प्ले कराता हूँ, ये देखें सिर्फ पहली कंडीशन चल रही है, उसके बाद नहीं। इफ़ जो हमने पहले लगाई थी उसमें ये है, वो हर स्टेटमेंट को बार बार 1 सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके चेक करेगी। लेकिन इफ़ एल्स इफ़ जो नेस्टेड इफ़ एल्स, इसमें ये होगा कि अगर एक भी कंडीशंस जहाँ पर ट्रू हो जाती है वो उसके बाद डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, वो बाकी स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करेगा कि इधर दे आर ट्रू और इधर दे आर फॉल्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर ये रखूँ तो ये पहली दोनों स्टेटमेंट्स राइट रन करेगा, उसके बाद थर्ड नहीं रन करेगा क्योंकि पहली रन हो चुकी है और पहली इफ़ ट्रू हो गई है, तो सीधी दूसरे पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 10 वैल्यू दे देता हूँ, 20 वैल्यू दे देता हूँ, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये थर्ड रन करेगा और फ़ौरन एंड पे चला जाएगा। और मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए उसने पहली 2 रन नहीं की, थर्ड जैसे ही ट्रू हुई उसके बाद बेशक मैं A को कह देता हूँ 1 है जो कि राइट है, लेकिन ये नहीं उसे रन करेगा, ये सिर्फ C वाली ही रन करेगा। देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, इसने C वाली रन की, एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी वो सीधा नीचे चला जाएगा और एंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं लूप्स की तरफ। फॉर लूप यहाँ पर देखते हैं कि फॉर कैसे रन करती है। फॉर लूप, इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं एक वेरिएबल जिसको हम 0 दे देते हैं। ये उसमें C++, इसमें वाइल, फॉर, इफ़, एल्स ये सेम ही होती हैं, सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में फ़र्क होता है। इसको हमने I 0 कर दिया। जैसे हम
सी प्लस प्लस में इंटीजर साथ INT लिखते हैं, इंटीजर के लिए वार फैक्टर। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को VAR करके उसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं। इसी तरह से डॉलर यूज़ होता है PHP में, तो हम डॉलर यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, ये <5 तक इसको रन करते हैं और इसको इंक्रीमेंट दे देते हैं, और हम कहते हैं कि जब तक लूप एंड नहीं होती ये प्रिंट कराएगा फॉर लूप इज़ रनिंग। और इसके आगे हम ये लगा देते हैं और ये ब्रेक लाइन होता जाएगा। ये आई 0 से स्टार्ट होगा और डेफिनेटली 4 तक चलेगा, यानी ये 5 पर प्रिंट करवाएगा फॉर लूप इज़ रनिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 कैसे हुआ? 0 1 2 3 4 तक रन हुआ, 5 तक नहीं, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया है, सिर्फ लेस देन लगाया। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ $i, ये उसको प्रेजेंट करवा देगा $i तक, 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा यहाँ से 10 तक, तो ये 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करवा देगा हमें फॉर लूप में। और अगर मैं इसको साथ इक्वल टू भी लिख दूँ तो ये मुझे 10 तक डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि इक्वल टू 10 भी इंक्लूडेड होगा। इसके अंदर हम नेस्टेड फॉर भी चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं नेस्टेड फॉर चलाता हूँ, इसको वेरिएबल को j, तो यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ और इसको एक स्पेस के साथ, सॉरी एक स्पेस देनी है जस्ट। ये वैल्यू 0 से लेकर 5 तक कर लेते हैं, छोटी एरे बना लेते हैं ताकि ये सही डिस्प्ले हो जाए। जैसे जे शो करवाता जाएगा ये एक स्पेस देता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही फॉर की लूप ये एंड होगी, इसके नीचे एक ब्रेक लाइन आ जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, न्यू लाइन पे ये शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जे की चली 1 टाइम, इसको 2D एरे भी कहते हैं। ये जिस तरह से वर्क कर रही है इसको, कि उसने 0 1 2 3 4 5 1 रो उसने कंप्लीट की जे वाली, फिर उसने सेकंड वाली कंप्लीट की। मैं इसके लिए आपको और आसानी कर देता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं इसके साथ जे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जे की लूप चल रही है। इसने लिखा J0 J1 J2 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर अगर साथ लिख दूँ आई, तो हर एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये आई प्रिंट होता जाएगा। ये देखिए, एक लाइन कंप्लीट हुई, आई प्रिंट हो गया, फिर BR चला गया। अगर मैं इससे पहले BR लगा दूँ तो आई बाद में प्रिंट होगा, पहले ब्रेक लाइन होगा और आई स्टार्ट में चला जाएगा। ये देखिए, आई स्टार्ट में चला गया एंड सो ऑन। ये थी फॉर लूप। अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। एक हम काउंट का वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम 0 डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं, और चलते हैं वाइल की तरफ। वाइल पे हम देखते हैं काउंट जब तक 10 से कम है तो ये एको करवा देगा काउंट इज़ लेस देन 10। अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया और काउंट को इंक्रीमेंट ना करवाया, जैसे फॉर में इंक्रीमेंट करवाया था, तो ये इनफिनाइट लूप चलना शुरू हो जाएगी। मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ कैसे। ये देखें, ये एंड होने का नाम नहीं ले रही और ये रन ही करता रहेगा और ये इनफिनाइट लूप चली जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं ब्रेक लाइन कर देता हूँ और मैं वाइल के अंदर काउंट को इंक्रीमेंट करवाता हूँ। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट आपने सुना होगा। मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ। डिफरेंट वेज है इसको इंक्रीमेंट करवाने के, और मैं इसको कैंसिल करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लिमिटेड टाइम्स चलेगी क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट करवाया है इसको। ये 10 टाइम्स लूप रन होगी। इसको आप
इस तरह से भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, तब भी ये सेम फंक्शन रहेगा। और इसको अगर आप प्री कर देते हैं तब भी ये सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड थर्ड मेथड ये है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम रहेगा। ये फॉर फाइल और इफ़ कंप्लीट होगी, चलते अपने फंक्शंस की तरफ वापस। और कुछ और फंक्शंस हैं, तो मोर देन 50-70 फंक्शंस मैन हैं, तो बारी बारी सारों को देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। फंक्शन है रिपीट स्ट्रिंग। कैसे हम एक स्ट्रिंग को जितनी मर्जी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें एक फंक्शन लगाते हैं स्ट्रिंग रिपीट का, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये वर्ड है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं, और हम कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, 15 टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। और इसको हम एको करवा देते हैं। और हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें ये इसने 13 टाइम्स 15 टाइम्स रिपीट कर दिया, जितनी बार हमने उसको रिपीटिशन का कहा था। इसको थोड़ा और हम ब्रेक लाइन कर देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए हमें। ठीक है, इसने एक ही बार स्ट्रिंग को लिया और सारों को रिपीट कर दिया, तो इसलिए ये BR अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है एक स्ट्रिंग को कैसे हम एरे में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम और लिखते हैं प्रिंट आर, और इसमें फंक्शन लिखते हैं हम स्ट्रिंग स्प्लिट का। ये हमने एंटर किया। इसमें अब हमने वो स्ट्रिंग लिखना है। फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैं साया टेक्नोलॉजीज़, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ये एरे में मुझे प्रोवाइड कर देगा कि 0 पर ये वर्ड है वेलकम, 2 पर 1 पर E है, 2 इंडेक्स पर C है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये कर देगा। और इसको हम जितना भी इंक्रीज करें, ये उतने वर्ड्स को हमारे स्ट्रिंग को एरे में स्प्लिट कर देगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग को काउंट करने का, कि इस स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं। तो हम चलते हैं एक स्ट्रिंग बनाते हैं काउंट, जिसमें वो सेंड करेगा कि इतने इस स्ट्रिंग में इतने वर्ड्स हैं। तो चलते हैं स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन आ गया हमारे पास, और हम इसके अंदर लिख लेते हैं अपना स्ट्रिंग, और हम इसको एको करवा देते हैं। और इसको हम कहते हैं, ये कह रहा है कि इसमें 2 वर्ड्स हैं, साया और टेक्नोलॉजीज़। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़, तो यह मुझे शो करेगा कि इसमें 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब जितना मर्जी स्ट्रिंग इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये आपको टोटल बता देगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं। आगे हम चलते हैं, स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करते हैं। ये तो वर्ड काउंटिंग थी। अब हम स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर आते हैं। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है strlen, स्ट्रिंग लेंथ। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, और उसी को हम एको करवा देते हैं।
28 इसमें करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये मुझे 8 शो कर देगा। ये 8 ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा। मैं इसको एक और इंक्रीज करता हूँ तो ये मुझे 9 शो करेगा इंक्लूडिंग स्पेस। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं कि वर्ड रैप कैसे करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक करैक्टर के बाद लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। फंक्शंस तो इसमें बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं पीएचपी में, लेकिन हम सिर्फ उनको देखेंगे जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, और ये तकरीबन 15 to 20 या 25 है जो अगेन एंड अगेन यूज़ होने वाले हैं। और आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में रियल लाइफ वेबसाइट बनाते हुए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स में ये फंक्शंस ज़रूरत होंगे। इससे भी ज़्यादा फंक्शंस हैं, मोर देन 100, एंड देन कस्टम पे आ जाते हैं और आप कस्टम फंक्शंस भी खुद बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये तो बिल्ट इन फंक्शंस है पीएचपी के। तो हम एक स्ट्रिंग में लिख देते हैं वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। अब हम इसको वर्ड रैप करते हैं और इसको लिखते हैं इसको वर्ड रैप। ऊपर जो स्ट्रिंग हमने दिया उसका वेरिएबल आ जाएगा। हर 15 करैक्टर्स के बाद न्यू लाइन आ जाए। हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए ये है 15 करैक्टर्स, फिर ये 15 करैक्टर्स एंड देन ये ब्रेक लाइन देता जा रहा है। हम इस करैक्टर्स को 10 कर देंगे और ये देखिए हर 10 के बाद ये आता जा रहा है। इसमें ये ख्याल भी रख रहा है कि वर्ड ब्रेक ना हो। अगर ये साया 4 करैक्टर्स के बाद इसने दिया है तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट वाला वर्ड को ब्रेक नहीं करना चाहता, और ये ब्रेक नहीं करेगा, उसको पूरे करैक्टर्स गेट करेगा। इसके आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग को कैसे ट्रिम कर सकते हैं हम। तो इस फंक्शन को हम चेक करते हैं। ये स्ट्रिंग लिखा हुआ रहने देते हैं और को डॉलर स्ट्रिंग पहले सिंपल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ट्रिम के फंक्शन में और सिंपल स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। विदाउट ट्रिम ये कैसे डिस्प्ले होगा और ट्रिम करने के बाद ये कैसे डिस्प्ले होगा। सॉरी, जो कि हमने वेरिएबल str के नाम से रखा हुआ है, तो ये str आएगा कॉमा और इस वर्ड के बाद ट्रिम कर देना इसको। सॉरी, ये ट्रिम नहीं किया इसने इसको। ये ट्रिम का फंक्शन आई थिंक पीएचपी वर्जन की वजह से ये अप्लाई नहीं हो सका। चलते अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। MD5 कन्वर्जन क्या होती है और ये ज़्यादातर पासवर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है। मैं इस स्ट्रिंग को छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर ओनली साया टैग दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं MD5 कन्वर्जन लगाता हूँ। इसको एक वेरिएबल दे दिया पासवर्ड का, इसमें मैं MD5 इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूँ
पर इसको एको करवा देता हूँ इस पासवर्ड को, और मैं चेक करता हूँ, साथ में कमेंट भी दे देता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग आर नंबर इन MD5 कन्वर्जन। ये इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। जिसको MD5 कन्वर्जन एक बिल्ट इन फंक्शन जिसके थ्रू अक्सर पासवर्ड सेव करवाए जाते हैं ताकि वो रीडेबल फॉर्म में ना हो। इसको आप MD5 में एनकोड भी कर सकते हैं और आप MD5 में इसको डिकोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कस्टम फंक्शंस के ऊपर के हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन। ये 2 बार्स जो हैं ये कमेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो फिर तो हम ऐसे कर देंगे और ये नेक्स्ट पे नहीं उठाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा लाइन्स हैं जिनको हम कमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा लाइन्स हैं तो हम इनको कमेंट करेंगे बैकस्लैश स्टैरिक, और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे स्टैरिक बैकस्लैश, और ये कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये सारी लाइंस कमेंट हुई हुई हैं। ये मल्टी लाइंस को कमेंट करने के लिए बैकस्लैश और स्टैरिक, फिर स्टैरिक और बैकस्लैश से क्लोज, और अगर सिंगल लाइन है तो डबल बैकस्लैश से। अब चलते हैं, हम अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन, इसको एक नाम देते हैं राइट मैसेज का, ब्रैकेट्स और इसका ब्लॉक। इसके अंदर हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग और प्रिंट करवाते हैं उसको साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। अभी फंक्शन बन गया लेकिन हमने इसको फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी, इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। राइट मैसेज ये और टर्मिनेशन, ये सॉरी हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करवाया, हम प्रिंट करवा देते हैं इस स्ट्रिंग को। अब ये जब फंक्शन रन होगा तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा और फंक्शन वो कंप्लीट रन हो जाएगा। और साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल, इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल एक पेज पे डिफरेंट जगहों पर डिस्प्ले करवाना है यही साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल, तो आपको हर जगह टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट कॉल करना है इस फंक्शन को और आपने वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया हेडिंग 1 में तो ये हेडिंग 1 में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद आप हेडिंग 5 यूज़ करते हैं और आपको दोबारा फंक्शन यही कॉल करना पड़ता है और आप साया टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप अगेन राइट मैसेज के फंक्शन को कॉल करेंगे और ये हेडिंग 5 में भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़ की प्रोवाइड करनी है तो आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं यूज़ करना पड़ेगा, कोई परसेंटेज का, एवरेज का, कोई भी फार्मूला आपको वो नहीं करना पड़ेगा। आपने उसको एक ही बार फंक्शन में लिखना है और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप पैरामीटर्स पास करके उसको कॉल करेंगे और वो आपको रिटर्न कर देगा और आपको इस तरह से आपका काम एफिशिएंटली हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि पैरामीटर्स के साथ कैसे फंक्शन बनेगा। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करवाते हैं। एम्प्लॉय, इसके अंदर हम यूज़र से लेंगे नेम का एक वर्ड के वो अपना नेम लिखे। अब वो जो भी नेम देगा हम उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देंगे। इस तरह से हमने प्रिंट करवा दिया।
अब हम इस फंक्शन को नीचे कॉल करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 में मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एम्प्लॉय और इसमें मैं पास करूँगा सयाटेक। अब मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ इसी के साथ ही हेडिंग 2 इसमें मैं दोबारा एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय का अहमद और PHP की कोड्स को बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट टाइम इसने सयाटेक प्रिंट करवाया और अहमद प्रिंट करवाया, जो मैंने पास किया इसमें इसलिए उसी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। मैं इस पर एक बनाता हूँ फर्स्ट, जिसको मैं सेकंड कर देता हूँ। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ मल्टीप्लाई डॉलर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डॉलर सेकंड। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और डिस्प्ले करवा देगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब मैं इस पर पास करूँगा 2 वेरिएबल्स 3 एंड 4 और यहाँ पर मैं पास करूँगा 5 एंड 5। तो मुझे ये ऊपर हेडिंग 1 में 12 और हेडिंग 2 में 25 डिस्प्ले करवा देगा, 12 एंड 25। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे हर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक फ़ंक्शन मैंने बना दिया, उस फंक्शन को यूज़ करते हुए बार बार मैंने सिर्फ पैरामीटर्स पास करने, वो मुझे फैच करके ला देगा और डिस्प्ले करवा देगा उसके रिजल्ट्स। इसी तरह से मैं जितना इंक्रीज करता जाऊँगा ये मुझे उस हिसाब से डिस्प्ले करवाता जाएगा। 25/25 अगर मैं करता हूँ 625 ही मुझे ये डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फंक्शन है, ये तो हमारे कस्टम फंक्शंस हो गए। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है, मेरे पास तो इसके बाद हम देखते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं और डेटाबेस को देखते हैं कैसे हम नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं एट्सेट्रा। तो हम चलते हैं अपने न्यू पर और इधर हम एक डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं, जैसा कि हम लिखते हैं यहाँ पर वेबसाइट। इसको हम इसका जनरल फॉर्मेट CPI 1250 जनरल CI दे देते हैं फॉर्मेट और हम एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं और इसने ये डेटाबेस हमें क्रिएट कर दिया। नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, अभी इस पर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया गया। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम बिल्ड करेंगे अपना पहला टेबल जिसका हम नाम देंगे एम्प्लॉय, TBL एम्प्लॉय या सिंपल TBL एम्प्लॉय कर देते हैं और इसको हम 5 कॉलम्स दे देते हैं, जिसमें सबसे पहला ID कॉलम दे देते हैं, ये इंटीजर रहेगा। इसको हम 11 बाई डिफ़ॉल्ट इसकी 11 ही होती है और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। हमें बार बार खुद नहीं लिखना पड़ेगा कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। आगे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स और लिख देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस कि करंट वर्क कर रहा है वो या नहीं,
रिटायर्ड है, पेंशन ले रहा है, इट एट्सेट्रा। हम अपने मुताबिक उस कॉलम्स को बना सकते हैं। और हमने इसको 25 वार्चर को 25 दे दिया और हमने ID 11 रख दी। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं और ये टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा और ये एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया। फर्दरमोर अगर हम किसी चीज़ को या किसी कॉलम के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके सामने चेंज पे क्लिक करेंगे और हम इसका नाम, टाइप या इसकी लेंथ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और हम किसी भी एक सिंगल कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। मैं ड्रॉप को मैं क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय स्टेटस डिलीट हो जाएगा और ये एम्प्लॉय स्टेटस डिलीट हो गया। अगर मैं इस टेबल के अंदर कोई कॉलम न्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कितने कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ इसमें, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। और वो मुझसे पूछेगा कि किस जगह पर आप ये कॉलम्स रिप्लेस ऐड करना चाहते हैं, टेबल के स्टार्ट पे, ID के बाद, एम्प्लॉय नेम के बाद और इस तरह से। और अगर एंड पे करने हैं तो मैं आफ्टर एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स यानी सबसे एंड के बाद ऐड कर दूंगा। और अगर बिगनिंग में करना चाहता हूँ एट दी बिगनिंग और ID के बाद, तो मैं ID के बाद लिखे गो पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहाँ पर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आफ्टर एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स कर देता हूँ, मैं गो पे क्लिक करता हूँ और ये उसके बाद कॉलम्स मुझे 5 कॉलम्स दे देगा क्योंकि मैंने 5 एंटर किया था और वो इसके बाद 5 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे जो कि मैंने एंटर नहीं किए। यहाँ मुझे ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है इसका। अगर मुझे इसकी इंसर्ट, अपडेट, कोई भी क्यूरी चाहिए होगी तो मैंने यहाँ पर जाना है और मुझे ये सेलेक्ट स्टैटिक, सिंगल सेलेक्ट करने की, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी क्यूरीज मुझे ये दे देगा। मैं यहाँ से क्यूरीज को कॉपी भी कर सकता हूँ और क्यूरीज को कॉपी करके PHP में भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं मैन्युअली डेटा 1 by 1 यहाँ से एंटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी एंटर कर सकता हूँ। ID ऑटो इंक्रीमेंटेड है, मैं इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अहमद, इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ $50। यहाँ पर मैं इसकी वर्किंग आवर्स कर देता हूँ 5 आवर्स डेली कर देता हूँ। तो ये एक रो ऐड हो जाएगी इसमें। और उसने मुझे बताया 1 रो इंसर्टेड रो ID 1 और मैं जब ब्राउज पे जाऊँगा तो ये इसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। अब इसी डेटाबेस को मैं फर्दर यूज़ करने के लिए कि मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ सर्वर के ऊपर, तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और गो पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास डाउनलोड हो आ जाएगा। और मैं जब सर्वर के ऊपर जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली एक नया डेटाबेस वहाँ पर बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट 1 के नाम से बना लूँगा वहाँ पर और उसको टाइप देके क्रिएट कर लूँगा और मैं उसके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और वो मुझसे पूछेगा कि किधर पड़ा हुआ है और डेटाबेस में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा वो डेटाबेस और मैं गो पे क्लिक करूँगा तो वेबसाइट 1 में इंपोर्ट हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर मैं ऑपरेशंस में ये मुझे कहेगा कि अगर आप डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं तो पूरा डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप दी डेटाबेस पे क्लिक करें तो पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। प्रिविलेजेस में इसमें इसकी ऑथेंटिकेशंस होती हैं कि ये यूज़र इस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है एंड सो ऑन। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोर फंक्शंस, डेटाबेस के बारे में और बहुत कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।